तो इस वक्त जब मैं आपके साथ हूं, इस समय अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की वोटिंग फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। आज रात एक डिसाइडिंग रात है। दुनिया अमेरिका की तरफ देख रही है। डेमोक्रेट कमला हैरिस या फिर रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों में से कौन बनेगा अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि इससे दुनिया का शक्ति संतुलन यानी कि पावर बैलेंस बदलने वाला है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आप पहले जानिए कि इस वक्त दुनिया में दो फ्रंट पर वॉर चल रहा है। पहला फ्रंट है यूक्रेन बनाम रूस और दूसरा फ्रंट है इजराइल बनाम हमास, हूथी, हिजबुल्ला और ईरान। वॉर के इन दोनों फ्रंट्स पर मौजूदा अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप की अपनी अपनी नीतियां हैं। डेमोक्रेट राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस का फोकस यूक्रेन वॉर पर है। बाइडेन ने रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन की भरपूर मदद की है। अब तक कहने के लिए वॉर फ्रंट पर यूक्रेन है, लेकिन असल मायने में उसको पीछे से कंट्रोल और प्रोत्साहित कर रहा है अमेरिका। यूक्रेन को अमेरिका से भरपूर मदद मिली है। यही कारण है कि बीते करीब 2 वर्षों से रूस जैसी महाशक्ति के खिलाफ यूक्रेन अभी भी युद्ध के मैदान में टिका हुआ है। अमेरिका के साथ नेटो देशों की ताकत भी यूक्रेन को हासिल है। ऐसा माना जा रहा है कि किसी समय यूक्रेन वॉर नेटो बनाम रूस की जंग में तब्दील हो सकता है। बाइडेन सरकार से उलट रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति यूक्रेन वॉर पर अलग हो सकती है। ट्रंप पर ऐसे आरोप लगते हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनके दोस्त हैं। ये कितना सही है या गलत, इसके तो सबूत नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कुर्सी से बेदखल हो सकते हैं। ट्रंप यूक्रेन वॉर खत्म करवाने की दिशा में भी पहल कर सकते हैं। कई बार चुनावी रैलियों में भी उन्होंने कहा है कि अगर उनका बस चलता तो वो 1 मिनट के अंदर इस वॉर को रुकवा देते और रुकवा भी सकते हैं, जो कि कमला हैरिस, जो बाइडेन नहीं करवा पा रहे। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप की संभावित जीत का असर दुनिया पर पड़ने लगा है। यूरोपीय यूनियन में हलचल तेज हो गई है। ईयू ट्रंप की संभावित जीत की तैयारी करने में लगा है। उसको आशंका है कि ट्रंप जीते तो अमेरिकी मदद कम हो सकती है। यूरोपियन यूनियन के देशों को ट्रंप से मदद की उम्मीद कम ही है। रूस और यूक्रेन के युद्ध पर कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के बारे में तो अब आपको पता चल गया, लेकिन अब दूसरे वॉर फ्रंट के बारे में भी जानना जरूरी है। दूसरा वॉर फ्रंट यानी कि मिडिल ईस्ट। वहां इस वक्त एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ ईरान के साथ साथ हिजबुल्ला, हूथी और हमास खड़े हुए हैं। इस वॉर फ्रंट पर बड़ी विस्फोटक स्थिति है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जरा डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर गौर कीजिए। ट्रंप ने मिशिगन में एक रैली में कहा कि कमला के निशाने पर मिडिल ईस्ट होगा। हैरिस तीसरा विश्व युद्ध शुरू कराने पर आमादा है। अब समझने वाली बात यह है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल का सबसे बड़ा मददगार अमेरिका है। इजराइल के पीछे अमेरिका हमेशा पूरी ताकत के साथ खड़ा रहा है। ऐसे में सवाल कि ट्रंप मिडिल ईस्ट पॉलिसी पर कमला हैरिस को क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आइए पहले इस गुत्थी को सुलझाते हैं। दरअसल ट्रंप का मिडिल ईस्ट प्रेम क्यों है? अमेरिका में मुस्लिम वोटर कई राज्यों में निर्णायक स्थिति में है। मुस्लिम वोटर बाइडेन की मिडिल ईस्ट पॉलिसी से खासे नाराज भी हैं। ये नाराजगी इजराइल के समर्थन के कारण बढ़ी है। बाइडेन के खिलाफ मुस्लिम वोटर की नाराजगी को अब ट्रंप भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मिडिल ईस्ट के देशों के साथ व्यापक गठबंधन की बात कर रहे हैं। मुसलमानों के बीच मिडिल ईस्ट के लिए ये सब बोलना डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी मजबूरी है, उनकी एक रणनीति भी आप इसको मान सकते हैं। मिशिगन एक स्विंग स्टेट है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिका के 7 स्विंग स्टेट निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। मिडिल ईस्ट पर कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के बारे में आपको थोड़ी देर में और ज्यादा विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए कि इस वक्त अमेरिका का चुनाव बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। यह साफ नहीं है कि अमेरिका ने कमला हैरिस को प्रेसिडेंट चुना या डोनाल्ड ट्रंप को। बेशक वोटिंग जारी है, लेकिन अपनी जीत को लेकर दोनों कैंडिडेट श्योर नहीं है, क्योंकि बहुत ही कांटे की टक्कर है, क्लोज कॉल। और बहुत लोग तो ये कह रहे हैं कि इट विल गो डाउन टू द वायर, यानी कि हो सकता है कई दिनों तक इस चुनाव के नतीजे ना आए। इतना कड़ा मुकाबला अभी हो रहा है। इस बारे में कमला हैरिस ने क्या कहा, उसे सुनिए।
तो आपने सुना कमला हैरिस को, उन्होंने कहा कि ये इतिहास में सबसे कड़े मुकाबले में से एक है। अभी भी वो मान रही हैं कि पूरे दमखम के साथ ही लड़ना होगा। अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कांटे की लड़ाई के बीच सबसे बड़ा सवाल है, जो डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो मिडिल ईस्ट में क्या होगा। इस सवाल का जवाब उनके कार्यकाल, यानी कि पहले कार्यकाल में छिपा है। आमतौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी ईरान को लेकर सॉफ्ट स्टैंड रखती है। डेमोक्रेट बराक ओबामा सरकार के राज में ही 2015-2016 में ईरान के साथ अमेरिका की न्यूक्लियर डील हुई थी। तब ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने पर राजी हुआ था, लेकिन बराक ओबामा के बाद जैसे ही ट्रंप आए, उन्होंने ईरान से डील को खारिज कर दिया। ऐसे में सवाल कि जब इजरायल और ईरान जंग के मुहाने पर हैं, तो अब क्या होगा? ट्रंप की ईरान नीति क्या होगी? ट्रंप ईरान को परमाणु बम बनाने से हर कीमत पर रोकेंगे। इस वक्त ईरान कच्चे तेल का आयात चीन को करता है। ईरान का करीब 60% तेल चीन को बेचा जाता है। ट्रंप इस ऑयल एक्सपोर्ट को रोकने की कोशिश भी करेंगे। इस तरह ईरान के आय स्रोत को भी ट्रंप रोकने की या फिर कम से कम उसको डैमेज करने की कोशिश करेंगे। इससे ईरान के प्रॉक्सी संगठनों पर भी नकेल कस जाएगी। हूथी, हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठन ईरानी मदद के बिना और कमजोर नजर आएंगे। अभी अक्टूबर महीने में ट्रंप ने ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी ईरान नीति का खुलासा किया। तो क्या होगी ईरान नीति? उन्होंने कहा इस इंटरव्यू में, जब मैं राष्ट्रपति था तो ईरान के पास पैसे नहीं थे, मैं उनके साथ डील करता और परमाणु हथियार नहीं बनाने देता। मैं देख रहा था कि ईरान क्या कर रहा है, इसलिए मैंने बेवकूफी की डील रद्द कर दी। बाइडेन ईरान पर प्रतिबंध लगाने में पूरी तरह विफल रहे। सिर्फ ट्रंप ही नहीं, बल्कि रिपब्लिकन पार्टी का ईरान पर स्टैंड क्लियर है। ईरान को पैसा रोको, इससे मिडिल ईस्ट की समस्या दूर हो जाएगी। याद कीजिए, जब 2017 से 2021 के बीच डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब उनके ही राज में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या हुई थी। सुलेमानी की हत्या के पीछे इजरायल का हाथ बताया जाता है। ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए इजरायल को खुली छूट दी थी। यानी ट्रंप आएंगे तो ईरान के खिलाफ एक्शन के लिए इजरायल को खुली छूट मिलेगी। सोचिए, ये मिडिल ईस्ट के लिए स्थिति कितनी विस्फोटक बना देगी। ऐसे समय में जब ईरान और इजरायल के बीच कभी भी युद्ध हो सकता है, ऐसे समय में जब इजरायल और ईरान एक दूसरे पर अटैक कर चुके हैं, ऐसे समय में जब ईरान के प्रॉक्सी चारों तरफ से इजरायल पर हमला कर रहे हैं, इजरायल के लिए इस मुश्किल वक्त में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ब्रेक लगाए बैठा है। ईरान पर इजरायल अटैक करना चाहता है, लेकिन बाइडेन खुलकर इसकी इजाजत नहीं दे रहे। मतलब अब तक ईरान पर इजरायल का लिमिटेड अटैक ही हुआ है, लेकिन नेतन्याहू चाहते हैं फ्री हैंड, यानी कि उन्हें खुली छूट दी जाए। इजरायल को उम्मीद है कि ट्रंप आएंगे तो यही छूट उनको मिल पाएगी। दिलचस्प बात यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ईरानी प्रेसिडेंट खामेनेई और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ये तीनों नहीं चाहेंगे कि रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाए। तीनों राष्ट्रपतियों की अपनी अपनी चिंता है। लेकिन अभी बात करते हैं चीन की, क्योंकि बीजिंग में भी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर बहस जारी है। आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे कि एक्सपर्ट से लेकर चीन के विशेषज्ञ तक मान रहे हैं कि चीन के लिए ट्रंप 2.0 से डील करना आसान होगा। चीन की ऐसी सोच है कि रिपब्लिकन या डेमोक्रेट दोनों उसके लिए एक जैसे हैं, लेकिन एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति से चीन को फायदा होगा। अमेरिका फर्स्ट की नीति में ट्रंप बाहरी दुनिया की कलह से दूर हो जाएंगे। मतलब दूसरे देशों के मसलों से अमेरिका खुद को दूर कर लेगा। इससे चीन को एशिया पैसिफिक और बाकी जगहों पर पांव पसारने का मौका मिलेगा। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? यह गंभीर मसला है। कोरोना को ट्रंप चाइनीज वायरस कहकर चीन पर हमला करते रहे हैं, कर चुके हैं। राष्ट्रपति रहते ट्रंप ने चीन से व्यापार पर भी सख्ती की थी। 2016 के इलेक्शन कैंपेन में ट्रंप ने आरोप लगाया कि डेमोक्रेट्स चीन को फायदा और अमेरिकी अर्थव्यवस्था की अनदेखी करते हैं। और अब आप शुरू कर रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर अपना काउंटडाउन। रिजल्ट्स करीब ही हैं। कौन बनेगा अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट? क्या मैडम या मिस्टर प्रेसिडेंट?
10 बज चुके हैं और भारत से लेकर अमेरिका तक टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो ऑन हो चुके हैं। आज पूरी रात आप अमेरिका में हो रहे सबसे बड़े चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज देखेंगे। भारत से करीब 12,000 किलोमीटर दूर सुपर पावर अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अमेरिका के 50 राज्यों में से 26 करोड़ वोटर आज तय कर देंगे कि डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा। अमेरिका का चुनाव पूरी दुनिया पर बड़ा असर डालने वाला है, इसलिए पूरी दुनिया की नजर अमेरिका में हो रहे मतदान पर लगी है। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव के लिए टीवी 9 भारतवर्ष ने खास तैयारी की है। टीवी 9 संवाददाता मनीष झा न्यूयॉर्क से हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आज रात भर भारत और अमेरिका दोनों जगह ही टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में विशेषज्ञों का बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर अमेरिका से जो आ रही है वो हम आपको बता देते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है। अभी भी ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर है। 150 मिलियन अमेरिकी अपना मतदान कर रहे हैं। 8 करोड़ लोग पहले ही मतदान कर चुके हैं। नए राष्ट्रपति 20 जनवरी 2025 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे, यानी कि एडवांस वोटिंग जो होती है उसमें करीब करीब आधे जो मतदाता हैं वो अपना मतदान अभी तक कर चुके हैं। और जितने भी पोलस्टर्स हैं, जितने भी सर्वेज हैं, वो ये बता रहे हैं कि बहुत ही करीबी ये चुनाव पूरा होने वाला है। और फिलाडेल्फिया में मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। तस्वीरें हम आपको फिलाडेल्फिया की दिखाएंगे, जहां के मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। फिलाडेल्फिया में कई लोग तो ये भी कह रहे हैं, वहां के जो चैनल बता रहे हैं, उनके रिपोर्टर्स तक ये कह रहे हैं कि इससे पहले कभी इतनी लंबी कतारें फिलाडेल्फिया में नहीं देखी गई हैं। और क्यों है ये इतना सिग्निफिकेंट, क्यों है ये इतना जरूरी? क्योंकि सबसे ज्यादा जो वोट है, इलेक्टोरल वोट्स, और उसके साथ साथ एक स्विंग स्टेट भी है फिलाडेल्फिया, और यहां पर बड़ी बड़ी कतारें लोगों की देखी जा रही हैं। एक ऐतिहासिक चुनाव ये है। तो अगर हम आपको बताया, आपको कई सारे लोग बार बार ये बोलते हुए सुनाई देंगे कि इतने सारे स्विंग स्टेट है अमेरिका में, स्विंग स्टेट इस बार बहुत अहम होने वाले हैं। तो बात इन्हीं स्विंग स्टेट्स की कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में कुछ प्रमुख राज्यों को बैटल ग्राउंड स्टेट्स या फिर स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, क्योंकि ये राज्य चुनावों के परिणाम में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 50 राज्यों में से हर राज्य राष्ट्रपति के लिए अपना वोट डालता है, लेकिन 7 राज्य ऐसे हैं, यानी कि 7 स्टेट्स ऐसे हैं जिनको स्विंग स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। वो अमेरिकी चुनाव में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। स्विंग स्टेट्स पर हर किसी की नजर होती है। इन राज्यों में चुनाव का नतीजा किसी भी दिशा में जा सकता है और ये राज्य राष्ट्रपति चुनावों में गेम चेंजर साबित होते हैं। तो कौन से हैं ये स्विंग स्टेट्स, ये हम आपको दिखा देते हैं। पारंपरिक रूप से ये स्विंग स्टेट्स रहे हैं विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, जिसका जिक्र मैंने अभी अभी किया था, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, एरिजोना, ये स्विंग स्टेट्स हैं। और इनकी हिस्ट्री कैसी रही है? मिशिगन, तो देखिए आप, विस्कॉन्सिन पारंपरिक रूप से स्विंग स्टेट रहा है। मिशिगन 2016 में रिपब्लिकन, पर 2020 में डेमोक्रेट्स यहां पर जीते थे। पेंसिल्वेनिया 2020 में यहां डेमोक्रेट्स की जीत हुई थी। नॉर्थ कैरोलिना, दोनों पार्टियों के बीच बहुत ही करीबी यहां पर मुकाबला है। जॉर्जिया 2020 में डेमोक्रेट्स यहां जीते थे और 2020 में डेमोक्रेट्स एरिजोना भी जीते थे। तो ये स्विंग स्टेट्स किसके पाले में जाएंगे, यही फैसला करेगा कि कौन बनेगा प्रेसिडेंट। आप और कौन सा राज्य फिलहाल किसके साथ है देख लेते हैं। दोनों तरफ के बैलेंस क्या बन रहा है फिलहाल। डेमोक्रेट्स, और जिसको अगर हम अपनी लोकसभा चुनाव की बात करें तो कई लोग कहते हैं कि ये फलां पार्टी का गढ़ है, तो उसी तरीके से अगर हम डेमोक्रेट्स की बात करें, उनके झुकाव वाले राज्य या उनके गढ़ कौन से हैं, वो है कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन, ओरेगन, न्यूयॉर्क, इलिनॉय और मैसाचुसेट्स। जहां तक रिपब्लिकन्स का सवाल है, टेक्सास, अलाबामा, और इसीलिए इनको रेड स्टेट, ब्लू स्टेट कहा जाता है। तो जब कोई आपका गढ़ है तो कोई, अगर आप देखेंगे कि रिपब्लिकन स्टेट कौन सा है, उसको रेड स्टेट कह देंगे। टेक्सास रेड स्टेट है, अलाबामा रेड स्टेट है, ओक्लाहोमा, केंटकी, ओहायो और फ्लोरिडा, ये सारे रेड स्टेट्स माने जाते हैं। और ब्लू स्टेट्स वो हैं जो कि डेमोक्रेटिक झुकाव वाले राज्य हैं, ये 6 स्टेट्स। तो ये तो हो गए गढ़, और स्विंग स्टेट्स इनके बीच के होते हैं। वो कई बार बदल भी जाते हैं, पर उनका महत्व बहुत ज्यादा होता है। तो
इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैसे राष्ट्रपति चुनाव में फैसला होता है। यशवंत देशमुख, सेफोलॉजिस्ट, सी वोटर, न्यूयॉर्क से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंटोष शर्मा, पत्रकार, कैलिफोर्निया से हमारे साथ है। ज्योत्सना शर्मा भी पत्रकार, वो न्यू जर्सी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीपक वोरा जी, पूर्व राजदूत, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में है। पूर्व राजदूत महेश सचदेव जी भी हमारे साथ स्टूडियो में है, और रविंदर सचदेव, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। मनीष झा मेरे सहयोगी न्यूयॉर्क से हमारे साथ लाइव है। वॉल टू वॉल कवरेज हम आपको यहां दिखा रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। सबसे पहले किसी भी चुनाव में हम ये कहते हैं कि आपको क्या लगता है कौन इस वक्त आगे, तो उसी से शुरुआत कर लेते हैं। दीपक जी, कौन आगे लग रहा है? एक तो आभारी हूं कि आप जब मौका देती हैं आपके शानदार चैनल पर आने का, और जब आपकी बात सुनता हूं इट बिकम्स क्लियर क्यों टीवी 9 को माना जाता है सर्वश्रेष्ठ चैनल। थैंक यू वेरी मच। आपने एम्बेसडर महेश सचदेव को यहाँ बुलाया, रविंदर जी को बुलाया, इन दोनों की जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। लेकिन पहली चीज, इस समय मामा अमेरिका मैटरनिटी हॉस्पिटल में है। कुछ घंटे में पता लगेगा लड़का है या लड़की है, उसका फिर उसी हिसाब से हम सेलिब्रेशन करेंगे। इस समय मेरा मानना है अगर बेसिक इश्यूज ली जाएं, जो कि है इन्फ्लेशन बहुत बड़ी चीज है वहां पे, अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी बड़ी चीज है, और इलीगल इमिग्रेशन। कहते हैं 7 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के इलीगल इमिग्रेंट्स भी उस देश में है। अगर इन चीजों का ध्यान रखा जाए जो अमेरिकन को हर्ट कर रही हैं, पिछले 4 साल में 4-5 गुना कीमतें बढ़ी हैं, तो मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब वो जीत जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप भी मैकडॉनल्ड्स में पहुंच ही गए थे। एक बार न्यूयॉर्क का रुख कर लेते हैं। यशवंत जी, क्या माहौल है, किसकी हवा चल रही है? ऐसा लग रहा है कि हम लोकसभा चुनाव जैसा ही एक डिस्कशन कर रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान भी है, इमोशनल भी है, हिंदुओं की भी बात हो रही है, हिंदू वोट की। क्या माहौल है यशवंत जी? पद्मिया, मैं वॉशिंगटन डीसी में हूँ। हमारे सहयोगी दूसरे वो न्यूयॉर्क में जरूर हैं, लेकिन मैं वॉशिंगटन डीसी में हूँ। और कल मैं टहलते हुए शाम को गया था देखने के लिए कि कहां से मैं लाइव कर सकता हूं। लेकिन 2008 से मैंने यहाँ पे सारे चुनाव जितने भी हैं कवर किए। पहली बार इतनी ज्यादा सुरक्षा की व्यवस्था मैंने देखी है। बैरिकेड्स मतलब पागलपने की हद तक लगाए गए हैं। यानी पहले हम सारे पत्रकार लोग वेस्ट विंग या ईस्ट विंग के बिल्कुल बाहरी दीवार के सामने खड़े होकर के पीटीसी कर लिया करते थे। अभी इस समय स्थिति है कि ऑलमोस्ट 1 ब्लॉक तक का मामला सारा रोका हुआ है। और शायद ये इस बात को भी दर्शाता है कि जो 4 साल पहले जिस तरीके के दृश्य हमको यहाँ देखने को मिले थे, ये अमेरिका के लिए अप्रत्याशित रहे हैं। और हिंसा जिस तरीके का लोगों को डर लग रहा है कि अगर नतीजे ऐसे आए जो एक तरफा नहीं हुए और बीच के अटके, तो ट्रंप साहब जिस तरीके से अपने अनुयायियों सहयोगियों को मैनेज करते रहे हैं, उसमें एक डर लोगों को लगा हुआ है कि हिंसा भी होने की संभावना हो सकती है। तो सच्चाई है कि यहाँ का सारा एस्टेब्लिशमेंट और सारे पत्रकार और सारे पोलस्टर और सारे एनालिस्ट दरअसल दिल से ये मना रहे हैं पद्मजा कि नतीजे किसी भी की तरफ आए, एक तरफा आ जाए तो ज्यादा बेहतर है, नहीं, कोई चिक ना हो। पर अगर हिंसा की आशंका है, क्या इसका ये मतलब है कि लोगों को लग रहा है कि शायद ट्रंप हार सकते हैं इसलिए हिंसा हो सकती है? उन पर इल्जाम लगाया गया है कि वो इलेक्शन डिनायर्स है। दरअसल ट्रंप हार सकते हैं या कमला हैरिस हार सकती हैं, ये समस्या नहीं है। समस्या ये है कि अगर थोड़े मार्जिन से भी अगर ट्रंप हारे तो वो अपनी हार स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर वो हार स्वीकार नहीं करेंगे तो दिक्कत पैदा होगी। इसको लेकर के ये स्थिति तब की होगी जब वो हारे और कम मार्जिन से हारे। इसको लेकर भी एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। ज्योत्सना जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। इसके पहले हम खबर दे दें अपने दर्शकों को। आखिरी दिन ट्रंप और कमला हैरिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दोनों ने पेंसिल्वेनिया में प्रचार किया। कमला हैरिस ने पेंसिल्वेनिया में 5 रैलियां की, ट्रंप ने 4 चुनावी रैलियां की। उत्तरी कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन में इन दोनों ने ही प्रचार किया। ज्योत्सना जी, क्योंकि हम ही दोनों है फीमेल रिप्रेजेंटेशन, और इस चुनाव में महिला बनाम पुरुष वोट का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको क्या लग रहा है इस वक्त किसकी ज्यादा हवा है? क्योंकि एक वो इमोशनल कार्ड भी कमला हैरिस ने खेला है। क्या अमेरिका अपनी पहली मैडम प्रेसिडेंट के लिए तैयार है? इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन आपको किसकी तरफ दिखाई दे रही है? ज्योत्सना जी। थैंक यू। नमस्ते पद्मजा जी। और पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि बहुत ही सरल तरीके से और अच्छे तरीके से आपने यूएस के इलेक्शन प्रोसेस को समझाया अपने ऑडियंस को। थैंक यू। और जहां तक महिलाओं की बात है, अब हम करते हैं, क्योंकि वुमेन पावर जो है, ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बहुत उनका बड़ा हिस्सा रहने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी महिलाएं कमला हैरिस को वोट देंगी।
जो अब हम रुझान देख रहे हैं, एक इंटेलिजेंशिया है जो वुमेन का, जो प्रोफेशनल्स हैं, कहीं ना कहीं, और आम जो लोग हैं जो जी रहे हैं इस देश में, उनको इन्फ्लेशन ने हिट किया है। ये जो इलीगल इमिग्रेशन का बहुत बड़ा मुद्दा है, ये सिर्फ महिलाओं तक तो सीमित है नहीं, या पुरुषों तक सीमित नहीं है, समझ सबको आता है। आम टैक्स पेयर का पैसा जाता है जब लाखों इलीगल इमिग्रेंट्स इस देश में आते हैं। अब मानेंगे नहीं, न्यूयॉर्क जैसी जगह में स्कूल के स्कूल खाली करा दिए गए, होटल्स खाली करा दिए गए, जहां इलीगल इमिग्रेंट्स को रखा गया सरकारी खर्चे पे, जो कि हमारी जेब से जाता है। तो महिलाएं भी सजग हो रही हैं, और महिलाओं का जो एक इमोशनल अपील से, ज्योत्सना जी आपको 2 सेकंड के लिए रोकूंगी, क्योंकि अभी ये ताजा तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं फ्लोरिडा में। डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया ट्रंप, और जहां तक मेरे को दिख रहा है अपना मागा हैट, अपना जो सिग्नेचर मागा हैट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला हैट पहन करके डोनाल्ड ट्रंप अपना मतदान करने के लिए पहुंच गए हैं। और ये पहली एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर दिखाई दे रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप, रविंद्र सचदेव जी, आपको लगता है कि ये इमिग्रेशन मुद्दा जो है लोगों में कनेक्ट कर गया है? जी हाँ, विदाउट डाउट ये मुद्दा अमेरिका में और लोगों में कनेक्ट कर रहा है। बात यह है कि इस मुद्दे के अलावा और भी मुद्दे हैं, वो भी इंपैक्ट कर रहे हैं, बट इमिग्रेशन डेफिनेटली बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा। अभी जैसे आपने कहा और आप बता रही थी कि रेड और ब्लू स्टेट्स हैं, अमेरिका इस समय बट रहा है, बट गया है। मैंने एक सिंपल सा मॉडल बनाया, जैसे होता है ना, सड़क के 2 भाग हो रहे हैं, तो अमेरिका इस समय इस हालात पे है। अगर ट्रंप जीता तो अमेरिका का रास्ता ये हो जाएगा, अगर हैरिस जीती तो देश का रास्ता ये जाएगा। अमेरिका ट्रूली क्रॉस रोड्स पर है। अब कौन जीतेगा, क्या मुद्दे? सर, वो रास्ते ले कहां जा रहे हैं? सॉरी, वो रास्ते ले कहां जा रहे हैं? रेड और ब्लू रास्ते वो जा कहां रहे हैं? ये रास्ते एक कोलैप्स ऑफ डेमोक्रेसी इन अमेरिका। इनफैक्ट अमेरिका दुनिया की सबसे एडवांस डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी की बड़ी वीकनेसेस भी हैं, जो अभी तक हम हंड्रेड्स ऑफ ईयर से सोचते हैं डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म है। शायद अमेरिका ये दिखाने जा रहा है कि डेमोक्रेसी सबसे अच्छा अभी तक था, बट एक फाइनल बेस्ट फॉर्म नहीं है गवर्नेंस का। एक आधे मिनट में, लेस देन दैट, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो एक शब्द कहलाता है टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी। ये एलेक्सी टॉकविल ने अमेरिका के बारे में 200 साल पहले कहा था। उसने कहा कि अगर इस देश में 100 लोग हैं, उनमें से 51 को पावर मिल जाती है मेजॉरिटी, तो बाकी 49 का क्या होगा? अभी तक अमेरिका में इनमें बैलेंस था, परंतु जिस तरह से ट्रंप और हैरिस जा रहे हैं दोनों, तो ऐसे में यह है कि जब 51% जो पावर में आ जाएगा, वो बाकी 49% वो किस तरह से दबाएगा या अलग थलग करेगा। ठीक है, ये अमेरिका के सामने चुनौती है। ठीक है, हमने स्विंग स्टेट की बात की थी, और पेंसिल्वेनिया जहां पर लंबी लंबी लाइनें हैं, उस पर हर किसी की नजर है। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। ट्रंप और कमला हैरिस दोनों को ही पेंसिल्वेनिया से उम्मीद है। 2016 में ट्रंप ने यहां बढ़त बनाई थी, और 2020 में बाइडेन यहां आगे थे। 7 स्विंग राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण पेंसिल्वेनिया है। अब आपको बताते हैं कि क्या है जीत का पेंसिल्वेनिया फैक्टर, क्यों हम बार बार पेंसिल्वेनिया का जिक्र कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि हर राज्य के पास अपने इलेक्टोरल वोट्स होते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि पेंसिल्वेनिया में क्या इतना खास है कि हर कोई अपनी पूरी ताकत वहां झोंक रहा है। 3 बड़ी बातें। आखिरी दिन ट्रंप और कमला हैरिस ने यहां अपनी ताकत झोंकी। पेंसिल्वेनिया में कमला हैरिस ने 4 चुनावी रैलियां की, ट्रंप ने 4 जगह चुनाव प्रचार करके वोट मांगा। पर एम्बेसडर सचदेव, जरूरी बात यह भी है कि जब वो पेंसिल्वेनिया में, तो इसकी वजह क्या है पहले बता दें अपने दर्शकों को। पेंसिल्वेनिया में 19 सीटें हैं। ये जो सीटें हैं, इसका ही गणित सबसे जरूरी है। सबसे ज्यादा सीटें यहां पेंसिल्वेनिया में है। डेमोक्रेट्स की ताकत का बड़ा केंद्र है ये। 2016 में ट्रंप की जीत में अहम भूमिका थी, और यह कहा जाता है कि पेंसिल्वेनिया जीते बिना कोई भी डेमोक्रेट अभी तक प्रेसिडेंट नहीं बन पाया है। 40 के दशक से अब तक अगर कोई डेमोक्रेट प्रेसिडेंट बना है, उसने पेंसिल्वेनिया जीता ही जीता है। तो कमला हैरिस को भी यह करना बहुत जरूरी है। देश बर्बादी के कगार पर है।
एकजुट भविष्य का वादा किया। ये हम पोल आपको बता रहे हैं। पोल फिलहाल क्या बता रहे हैं पेंसिल्वेनिया के बारे में, कौन आगे दिख रहा है। एबीसी पोल कमला हैरिस को आगे दिखा रहा है, लेकिन एनवाईटी का पोल, न्यूयॉर्क टाइम्स का पोल डोनाल्ड ट्रंप को यहां पर आगे दिखा रहा है। एम्बेसडर सचदेव, यहां पर कहां जाके कमला हैरिस ने अपना आखिरी प्रचार किया पेंसिल्वेनिया में? एक पोर्टो रिकन रेस्टोरेंट में वो गई, महिला से बात की, पोर्टो रिकन्स के बीच में जाकर के बात की, और डोनाल्ड ट्रंप गए अपने की वोटर्स के पास, यानी कि व्हाइट मेल वोटर। क्या लग रहा है पेंसिल्वेनिया के बारे में? मुझे एंटी इनकम्बेंसी की भावना जो है वो सर करती लग रही है। आपने जैसे कहा कि पेंसिल्वेनिया में सबसे बड़ा ये स्विंग स्टेट है और कुल वोटों के 270 जैसा आपने बताया, उसमें से करीब 8% इनके आते हैं। तो जो भी वो जीतता है उसका एक बेलवेदर बन जाता है। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि क्लिंटन से लेकर के और पिछले चुनाव तक एंटी इनकम्बेंसी से पेंसिल्वेनिया ने वोट दिए हैं। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूँगा कि एंटी इनकम्बेंसी की धार इसलिए भी पैनी हो गई है क्योंकि अभी जो ओपिनियन पोल लिए गए हैं उसमें 74% अमेरिकन्स अपनी स्थिति से खुश नहीं हैं, अपनी राजनीति से खुश नहीं हैं। और ये इसके बावजूद कि अमेरिका का पिछले क्वार्टर में 2.8% ग्रोथ हुई है, जो कि OECD में सबसे ज़्यादा है, और अमेरिका का इन्फ्लेशन भी नीचे आया है, लेकिन जनता के भावना के स्तर पर ये माना नहीं जा रहा है। इसका श्रेय इनकम्बेंट जो बाइडेन हो या कमला हैरिस हो उनको नहीं मिल रहा है। और ये सबसे बड़ी चुनौती इन लोगों के लिए रही है। तो यानी कि आप कह रहे हैं पेंसिल्वेनिया में एडवांटेज ट्रंप हो सकता है सर? जी, एडवांटेज ट्रंप हो सकता है जी, मैं भी यही सोचता हूँ। ठीक है, एडवांटेज ट्रंप हो सकता है। अमेरिका में होता कैसे है राष्ट्रपति का चुनाव? हमने आपको अलग अलग स्टेट्स बता दिए, कलर्स बता दिए, अब पूरी प्रक्रिया क्या होती है ये एक बार जल्दी से समझ लीजिए। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हर 4 साल में नवंबर के महीने में होता है। चुनाव से 1 साल पहले ही इसकी पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अमेरिका में 2 मुख्य राजनीतिक दल है, हमने आपको बता ही दिया, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन। उनके उम्मीदवार का चुनावी अभियान वो दोनों शुरू करते हैं। अमेरिकी चुनाव के कुल 4 चरण हैं। आपको एक एक करके इन चरणों के बारे में बता देते हैं। पहले चरण में प्राइमरी होता है और कॉकस राउंड। ये 2 ऐसे चरण हैं जिससे लोग राज्यों और राजनीतिक दलों को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चुनने में मदद करते हैं। इन दोनों का अपना अपना महत्व है। प्राइमरी में राष्ट्रपति चुनाव से पहले 6 से 9 महीने के अंदर लोग अपने उम्मीदवार को चुनते हैं। प्राइमरी मतदाता गुप्त वोटिंग करके अपने पसंदीदा उम्मीदवार का चयन करते हैं। वहीं कॉकस में पार्टी सदस्य चर्चा के बाद वोटिंग करते हैं और सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार का चयन करते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि ये रिपब्लिकन कैंडिडेट है, ये डेमोक्रेट कैंडिडेट है। शुरुआत में डेमोक्रेट कैंडिडेट कमला हैरिस नहीं थी, वो प्राइमरीज में ही बाहर हो गई थी, पर फिर जून के महीने में जब जो बाइडेन ने बाव आउट किया तो कमला हैरिस डेमोक्रेट की कैंडिडेट बनी। रिपब्लिकन इस चुनाव में हमेशा से ही डोनाल्ड ट्रंप रहे। फिर दूसरे चरण पे आते हैं। इसमें डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी राष्ट्रपति पद का अंतिम उम्मीदवार चुनने के लिए नेशनल कन्वेंशन आयोजित करती है। प्राइमरी और कॉकस के दौरान चुने गए प्रतिनिधि अपने पसंदीदा उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं, यानी कि यहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। आप किसी को चुनते हैं, वो कैंडिडेट को चुनते हैं। सम्मेलन के अंत में पार्टी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान करती है। इसके बाद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार लोगों का समर्थन जीतने के लिए पूरे देश में प्रचार करते हैं और तीसरे चरण में राष्ट्रपति पद के लिए आम चुनाव होता है। आम चुनावों में अमेरिका के हर राज्य के लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। लोग अपने वोट के जरिए इलेक्टर्स चुनते हैं। हर राज्य की जनसंख्या के आधार पर उसके इलेक्टर तय होते हैं। कुल मिलाकर 538 इलेक्टर चुने जाते हैं। आम चुनाव के बाद इलेक्टर अपने वोट से राष्ट्रपति चुनता है और चौथे चरण में इलेक्टोरल कॉलेज की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती हमारे देश की तरह। राष्ट्रपति उम्मीदवारों को इलेक्टोरल कॉलेज नाम की प्रक्रिया से चुना जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज प्रक्रिया में 538
इलेक्टर राष्ट्रपति चुनते हैं। जिस उम्मीदवार को 270 वोट मिलते हैं वो जीत जाता है और अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। और अब बड़ी खबर हम आपको जो दे रहे हैं वो है वॉशिंगटन में सुरक्षा बढ़ाई गई। अभी आपको यशवंत जी ने बताया था हर जगह बैरिकेडिंग की गई है। हिंसा की आशंका के बाद सुरक्षा ये बढ़ा दी गई है। मनीष अभी थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे एक हम लाइव अपडेट ले लेंगे कि इस वक्त क्या चल रहा है ग्राउंड पर, सुरक्षा का क्या वहां पर सिचुएशन दिखाई दे रही है। मंटोष जी, इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि कोई एक अंदेशा है कि हिंसा हो सकती है? क्या सुन रहे हैं आप? सबसे पहले तो हैप्पी छठ टू योर ऑडियंस। सबके हैप्पी छठ। बिहारी हूँ, मेरे घर में पत्नी छठ करती है, तो हैप्पी छठ। Yeah, and nice to see everyone, particularly Yashwant. He's my younger brother in my school. पहली बार इसको यहाँ देखें। बिफोर हिंसा पे जाएं, थोड़ा सा बैकग्राउंड आधे मिनट के लिए मैं लूंगा यूएस इलेक्शन पे हियर कि कैसे यहाँ पहुंचे। अगर खाली महंगाई और इन्फ्लेशन मुद्दा रहता तो आज ये नेक टू नेक फाइट नहीं रहती। जो आधे परसेंट 1% की जो बात कर रहे हैं, दैट शोज दैट देयर इज अनदर मुद्दा अदर देन महंगाई और इन्फ्लेशन। ट्रम्प भी एक मुद्दा है इस कंट्री में। वो अपने आप में इन्फ्लेशन एंड इमिग्रेशन के बराबर, दैट्स व्हाई द कंट्री इज डिवाइडेड एट बोथ पार्ट। नाउ यू कैन आस्क दैट हाउ कम बाइडेन जैसा सो अनपॉपुलर प्रेसिडेंट, उसकी सरोगेट जो 33% होना चाहिए, अचानक 48-49% कैसे पोल कर रही है। सिमिलरली 2016 के ट्रम्प, जब उनके पास जो उस समय जो वोट बैंक था, जब नॉन एजुकेटेड वाइट वोट उस समय ज्यादा नंबर के थे, उस समय जितने बुजुर्ग लोग थे, कई लोग डिसीज हो गए, उस समय 95% रिपब्लिकन इनके पीछे बैक कर गए थे। आज 85-89% ही रिपब्लिकन इनके पीछे बैक कर रहे हैं। कैसे 54% पोल करेंगे? These are the good question. And that's why it is puzzling that how this is going to shape up. Having said that कि violence होगा या नहीं होगा, this is the country which we need to look at it. लास्ट टाइम भी ट्रम्प को केस किसने किया? अरिजोना में रिपब्लिकन जितने गवर्नमेंट थे अरिजोना के, वो रिपब्लिकन ऑफिसर थे। जॉर्जिया में केस किसने किया? जो मुद्दा हुआ था, रिपब्लिकन गवर्नमेंट ऑफिशियल थे। पॉइंट इज इंस्टीट्यूशंस आर वेरी स्ट्रांग इन अमेरिका। वो इंस्टीट्यूशंस एक लेवल के बाद चीजें दूसरे ढंग में नहीं होने देगी जिसकी आशंका हमें लग रही है। Everything will be all right. It is a test of democracy, and I think US के institution इतने strong है कि it will go through it. And regarding election के fever, I think at this point of time it is not an issue. Last 3-4 days से issues नहीं थे। जिनको polarize होना था हो लिए। मैं भी अपना वोट दे के आ गया, डाल के आ गया, मेरी फैमिली डाल के आ गई। अभी जो है मोमेंटम है, ये मोमेंटम का गेम है। एंड वॉच आउट एरिजोना, खास करके एरिजोना का अगर आप देखेंगे, वहां का डेमोक्रेटिक सेनेटर है 9 पॉइंट लीड कर रहा है आगे, लेकिन ट्रम्प वहां 3 पॉइंट प्रेसिडेंटशिप में कर रहे हैं। जब आप वोट डालने जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही पॉलिटिकल पार्टी को आप सब करते हैं। तो दीज आर द ब्रेकिंग पॉइंट्स व्हिच इज हैपनिंग इन लास्ट 2-3 days. आई विल कीप वॉचिंग एंड कीप टॉकिंग। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि अमेरिका का जी अब आपको बताते हैं, दर्शकों को बता दें एक बार कि अमेरिका का चुनाव भारत के चुनाव से कितना अलग होता है। बार बार हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक तो हमने देखिए आपको बता दिया कि हमारे वहां डायरेक्ट होता है, वहां पर इनडायरेक्ट होता है, और क्या अलग अलग चीजें हैं जो कि दोनों देशों के बीच में अलग है। तो देखिए, मतदान के दिन स्कूल कॉलेज ऑफिस में छुट्टी होती है। भारत में आपको पता ही है कि वोटिंग वाले दिन छुट्टी होती है। कई बार लोग उसमें छुट्टी मनाने के लिए पहाड़ों में चले जाते हैं, पर अमेरिका के दिन छुट्टी होती ही नहीं है। आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस के बीच में जाकर के अपना वोट दे करके आते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि यहां पर भारत में हमारा एक दिन में मतदान हो जाता है, वहां 15 दिन पहले से एडवांस वोटिंग, 15 दिन पहले से वोटिंग जारी है। भारत में एक और चीज जो अहम है, वोटर आईडी, वोटर कार्ड आपका सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जब तक आप वोटर कार्ड नहीं दिखाएंगे तब तक आप अपने हाथ में वो इंक नहीं लगा सकते। पर अमेरिका में आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि कुछ राज्यों में कार के नंबर प्लेट के बिना पर और बिना आईडी के वोटिंग आपको अलाउ होती है। इसी के आधार पर बार बार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वोटर फ्रॉड किया जा रहा है, वोटर फ्रॉड किया जा रहा है। और भारत में ईवीएम में वोटिंग होती है और अमेरिका में मतपत्रों के जरिए वोटिंग है, यानी कि बैलेट बॉक्सेस। हम ईवीएम तक आ चुके हैं, वहां अभी भी बैलेट बॉक्सेस का इस्तेमाल हो रहा है। भारत में केंद्रीय चुनाव आयोग चुनाव कराता है, अमेरिका में किसी तरीके का
चुनाव आयोग फिलहाल नहीं है। तो ये अलग अलग चीजें हैं जो दो देशों में बिल्कुल अलग हैं। रिपब्लिकन उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जेडी वैंस ने भी अपना मतदान कर लिया और उन्होंने बोला, पूरा अमेरिका एक टीम है, मैं अमेरिका के सपनों के लिए कड़ा संघर्ष कर रहा हूं, हमारी नीतियां हमारे नागरिकों के लिए शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने वाली हैं। हम भारत और अमेरिका के बीच में, ज्योत्सना जी, तुलना कर रहे थे। चलिए, मनीष हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं न्यूयॉर्क से। सुरक्षा कड़ी है, बिल्कुल नेक टू नेक वहां पर फाइट हो रही है। किसकी हवा आपको वहां पर दिखाई दे रही है, मनीष? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका पर लगी हुई है और उस वक्त टीवी 9 के कैमरे पर हम आपके सवाल का जवाब देते हुए कुछ चीज़ें दिखाना चाहते हैं जिसका आपने रेफरेंस भी लिया है, और वो ये है कि देखिए, चुनाव के दिन आज कैमरे से देखिए कि न्यूयॉर्क में किस तरह का माहौल है। और सही बात है, हमारे यहाँ छुट्टियाँ होती है, इनके यहाँ छुट्टियाँ नहीं होती है, दुकानें खुली हुई है, इनके लिए चुनाव उसी तरह का एक नॉर्मल डे है। और उसका रीज़न भी है कि इनके पास 10-15 दिन का समय मिलता है और जाके कि भैया वोट डालो। लेकिन तमाम तरह की जो अलग अलग चीज़ें हैं, और इन सब के बीच में देखिए, आज अमेरिकी जनता अपने लिए राष्ट्रपति चुन रहे हैं। किस लिए चुन रहे हैं? इसलिए ताकि उनकी भलाई हो। लेकिन आप देखिए, ये एक शहर है, हम इस वक्त जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर वो न्यूयॉर्क के सबसे पॉश या कहें कि सबसे एलिट सड़क पर से एक है। पीछे में यूएन की बिल्डिंग है, फर्स्ट एवेन्यू में, सेकेंड एवेन्यू पर हम खड़े हैं। लेकिन अगर आप पहली नज़र में देखें तो आपको एक बदहाल सा दिखता है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करें बीजिंग से, शंघाई से, दुबई से, दोहा से, तो आपको लगेगा कि ये कितना थर्ड ग्रेड सिटी बन चुका है और इसमें साफ सफाई को लेकर कितना एवरेज है। आपको बेघर लोग यहाँ पर दिखाई देंगे। और इन सब के बीच में ये जब राष्ट्रपति चुनते हैं तो पूरी दुनिया कहती है कि वो आदमी सबसे शक्तिशाली होगा। बट क्या वाकई में ये शक्तिशाली होगा? ये एक अलग सवाल है। लेकिन दूसरी बात जो यहाँ पर है वो ये है कि देखिए, जब भारत से आप तुलना करेंगे तो आप कहेंगे कि अमेरिकी चुनाव घन चक्कर वाला है और आपको लगेगा कि बहुत कुछ गोलमाल है। आज सुबह जब हम गए वहाँ पर और हमने देखा काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, और आपने हवा की बात कही, देखिए दोनों पक्ष के दावे इतने ज़्यादा हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। मुझे लगता है जीतने वाला कैंडिडेट को आखिरी दिन भी ये नहीं समझ में आएगा कि सच में मैं जीत गया हूँ, क्योंकि कांटे की टक्कर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 6 वोट में से 3 वोट अगर कमला हैरिस को मिले और 3 वोट ट्रंप को मिले तो आप समझ सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर कहानी यह है कि आखिरी गेंद तक जैसे पता नहीं चलता है कई बार मैच में कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ठीक वही हाल अभी इस इलेक्शन का है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, इस इलेक्शन पर सबकी नजरें टिकी हुई है। इस इलेक्शन को लेकर लगातार यहाँ पर जो लोगों में है वो जोश भी है, लेकिन सब फिंगर क्रॉस करके बैठे हैं, क्योंकि सबने अपना अपना मन बना रखा है कि हमारा कैंडिडेट जीते। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इस वक्त पूरी तरह से डिवाइडेड है। ये साफ तौर पर यहाँ पर रहकर और यहाँ इलेक्शन की रिपोर्टिंग करते हुए समझ में भी आ रहा है पद्म जी। और बिल्कुल वहाँ पे मंटोष जी ने जो बात कही बहुत दिलचस्प थी यशवंत जी, कि ट्रंप खुद में ही अपने आप में एक इलेक्शन का मुद्दा बन चुके हैं। जैसे कि कुछ लोग प्रो ट्रंप, कुछ लोग एंटी ट्रंप, वो एक खुद का पोलराइजिंग फैक्टर बन चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बात कमला हैरिस ने भी कहा, और बात तो सही है। दरअसल 2016 से 2020 का वो दौर याद करिए जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में थे। हाँ, ये बात सही है कि ट्रंप ये कहते हैं कि हमारे समय में कोई युद्ध नहीं लड़ा गया, कोई नया युद्ध नहीं हुआ। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका ने दूसरे देशों के मामले में दखल देना छोड़ दिया था। लेकिन हाँ, याद करिए कि कैसे दिन थे। हर दिन सुबह में ट्रंप उठते थे और किसी बड़े अधिकारी को कहते थे यू आर फायर्ड। तो उस तरीके के मनोभाव वाला व्यक्ति 4 साल बाद एक बार फिर व्हाइट हाउस में एंट्री को तैयार है। तो भगवान ही बचाए अमेरिका को, वो कहते भी हैं कि गॉड सेव अमेरिका। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो क्या होगा? क्या कमला हैरिस के जीतने से जो है अच्छे दिन आ जाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ी बात देखिए कि मैं जहां पर खड़ा हूं, यहाँ पर बगल में 3-4 ऐसे 4 स्टार 5 स्टार होटल हैं जहां पर इस वक्त बाहर से इमिग्रेंट को लाकर रखा गया है। $400, $500, यानी कि 20,000 से लेकर 40,000 रुपए पर डे के हिसाब से जो किराया वाली जगह पे उनको रखा गया है। अब आप सोचिए क्यों रखा गया है, उसके पीछे की पॉलिसी क्या है? और अगर इतना पैसा वो उस पर खर्च कर रहे हैं तो फिर
ऐसी स्थिति में अमेरिकियों के पीछे क्या बिल्कुल, और यही मुद्दा बार बार डोनाल्ड ट्रंप उठाते हैं, कहते हैं कि हमारे पैसे पे इमिग्रेंट्स को होटल में क्यों रखा जा रहा है। उन्होंने प्रेसिडेंशियल डिबेट पे एक चीज भी बोली थी, इसको लेकर बड़े मीम बने कि दे आर गोइंग टू कम एंड ईट आवर पेट्स, कि बाहर से हेटी से लोग आते हैं, आपके घर में जो पालतू कुत्ते और बिल्ली हैं उनको उठा करके वो खा जाएंगे। ये भी अपने आप में फिर एक चुनावी मुद्दा बन गया। बहरहाल अभी इस वक्त की खबर आपको दे दें, अमेरिका के जॉर्जिया का एक चुनावी कर्मचारी गिरफ्तार हुआ है। झूठी बम की धमकी देने का आरोप उस पर लगा है। मेल से ये बम की धमकी उन्होंने भेजी थी, चुनाव कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। चुनावी अधिकारियों को ये धमकी मेल से मिली थी। यशवंत जी, पोलराइजिंग की बात कर रहे हैं, देखिए यहां पर हिंसा की भी बात हो रही है, पोलराइजेशन की भी बात हो रही है, घुसपैठियों की भी बात हो रही है। देखिए, एक सवाल जो हम ट्रैकर में यहाँ पे भारत में बाकी जगहों पे भी पूछते हैं और यहाँ पर भी हम लगातार पूछते हैं, और वो सवाल थोड़ा तिरछा है। वो तिरछा सवाल ऐसा है कि हम ये पूछते हैं कि रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी और कैंडिडेट यू आर सपोर्टिंग, कैन यू टेल वन कैंडिडेट ऑफ पार्टी विच यू विल डेफिनेटली नॉट वोट फॉर, कि आप मर जाएंगे लेकिन आप उसको वोट नहीं देंगे। ये सवाल उल्टा पूछते हैं हम। और करीब करीब 38% लोग हमारे ट्रैकर में यहाँ पे ये कहते रहे कि वो मर जाएंगे लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं देंगे, और करीबन 30% ऐसे कहते हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन हम कमला हैरिस को वोट नहीं देंगे। दूसरे शब्दों में बोले कि डोनाल्ड ट्रंप जो है काफी पोलराइजिंग फिगर है। बड़ी तादाद में आज डेमोक्रेट को वोट देने वाले लोग ऐसे हैं जिन्होंने केवल और केवल इसलिए मन बनाया देने का वोट कि वो डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए वोट देना चाहते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। उसका दूसरा पहलू क्या है कि अमेरिका इस समय इतना बिटरली, इतनी कड़वाहट के साथ में बटा हुआ राष्ट्र हो चुका है, पहले भी रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पिछले हाल फिलहाल में कोई समय ऐसा रहा है जहां पे लोग एक दूसरे के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से केवल इस बात पे हो चुके हैं कि वो किस पार्टी या किस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक सामान्य शिष्टाचार के भी बियॉन्ड जाकर के कड़वाहट इतना ज्यादा हो चुका है कि आपको हंसी आएगी और थोड़ा दुख भी होगा कि पिछले 72 घंटे में एक गिलहरी तक यहां पर चुनाव का मुद्दा बन चुकी है। न्यूयॉर्क में एक सज्जन थे जिन्होंने गिलहरी के बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, और उनके आसपास के कोई रहने वाले सज्जन जिनसे उनका कुछ विरोध था, विवाद था, उन्होंने वहां पे एक लॉ को प्रयोग करते हुए उनकी रिपोर्ट की कि इसको रेबीज होता है गिलहरी को, इन्होंने अपने घर में गिलहरी पाल रखी है। तो बाकायदा उनके घर के ऊपर पूरा एक तरह से छापा पड़ा, उनकी पालतू गिलहरी को पकड़ के मार डाला गया अथॉरिटीज के द्वारा। लोग इतने ज्यादा वैमनस्य हो चुका है लोगों का एक दूसरे से कि लोग एक दूसरे की रिपोर्टिंग उनके पालतू जानवरों के लिए कर सकते हैं, उनको इस तरीके का भी दुख देख सकते हैं। देखिए, चुनाव अपनी जगह है, लोग हारते हैं, जीतते हैं, ये सब है, लेकिन पिछले 10 सालों में मैंने इस मुल्क को धीमे धीमे जिस कड़वाहट की ओर जाते हुए देखा है, वो कड़वाहट देख करके मैं जब बाहर आता हूं तो यकीन मानिए मुझे भारत स्वर्ग जैसा दिखाई देता है। बिल्कुल, हमारा कैंपेन एकदम मधुर लगेगा। लोग यहाँ कह रहे थे यहाँ भैंस की बात हो रही है, वहां पर तो कैट लेडी, दे विल ईट योर डॉग्स, गिलहरी को मार दिया, वो सारी बातें की जा रही हैं। शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं जॉर्जिया से। बम की धमकी दी है, एक अरेस्ट भी हुआ है। शिवा, क्या बता सकते हैं आप हमें उस बारे में? हाँ जी, मैं वन ऑफ द स्विंग स्टेट्स जॉर्जिया से, अटलांटा से मैं अभी यहाँ पर हूँ, एक पोलिंग स्टेशन के पास। पोलिंग स्टेशन सुबह से थोड़ा यह शहर में थोड़ा बारिश की वजह से लोगों का आना कम हुआ है, लेकिन अर्ली वोटिंग में जनरली डेमोक्रेट ज्यादा वोट करता है बोल के एक है, लेकिन अभी इस बार डू और डाई सिचुएशन है। पूरा रिपब्लिकन्स भी अर्ली वोटिंग कर चुका है। आप पीछे दे सकते हैं, पोलिंग स्टेशन में कोई भी नहीं दिखा दे रहा है आपको। आज टुडे बड़ा दिन है इधर, 5 नवंबर इलेक्शन डे है। ये डे अमेरिकन प्रेसिडेंट को कौन है ये डिसाइड करने वाला दिन है। लेकिन आप पीछे देखेंगे तो दोनों टेंट है, कोई भी उधर कर्मचारी के अलावा उधर कोई भी वोटर दिखाई नहीं दे रहा है। अब जो बम का बात हो रहा है, कोई भी मेल पे दिए होंगे, बट इधर कार्रवाई इतना पुलिस का कार्रवाई इमीडिएटली चालू हो गया है, उनको अरेस्ट भी कर दिया गया है। ठीक है। एंड दूसरा बात है कि एम्बेसडर सचदेव, अगर जॉर्जिया में लोग नहीं आ रहे हैं वोट देने के लिए, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को परेशान होना चाहिए इस बारे में? जॉर्जिया तो उनका गढ़ माना जाता है। जी, मेरे ख्याल से उनके लिए ये चिंता का कारण हो सकता है। ठीक है। और ये भी है कि वहाँ मेरे ख्याल से पहले ही इतने वोट पड़ चुके हैं, आधे से ज़्यादा लोग वोट दे चुके हैं,
और जिन्होंने वोट दिए हैं वो ज़्यादा कमिटेड होते हैं अपने कैंडिडेट को लेकर के। ठीक है। और इस तरह से अगर जाएं तो मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक अच्छी खबर होगी कि ज़्यादा लोगों ने पहले ही एडवांस वोटिंग ही उनके समर्थकों ने कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों से पहले सुरक्षा, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि बिल्कुल चौक चौबंद है। कैसा होता है अमेरिकी राष्ट्रपति का सुरक्षा घेरा, ये भी हम आपको समझा देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा होता है सीक्रेट सर्विस के पास। राष्ट्रपति, उनके परिवार की सुरक्षा सीक्रेट सर्विस ही करती है। उनके एजेंट संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। सीक्रेट सर्विस एजेंट घातक हथियार, बचाव उपकरणों से लैंस होते हैं। विशेष रूप से डिजाइन की गई एक मिसाइल प्रूफ कार मिलती है अमेरिकी प्रेसिडेंट को, जिसका नाम होता है द बीस्ट। क्या है ये बीस्ट? इसका वजन है 9 टन और ये 96 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। विशेष टायर है इसका, यानी कि अगर कोई इस पर गोली भी मारे, ज्यादातर क्या करते हैं कि आप टायर पे गोली मारते हैं, वो फ्लैट हो जाता है, गाड़ी आगे नहीं चलती। इस पे गोली भी लगेगी, विस्फोट भी होगा, ये टायर फट ही नहीं सकता। ऑक्सीजन की सप्लाई अंदर मौजूद होती है और विशेष संचार प्रणाली भी इसके अंदर मौजूद होता है। फिर बात कर लेते हैं एयरफोर्स 1 की। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये आधिकारिक विमान होता है। उन्नत रक्षा प्रणाली है इसके अंदर, मिसाइल सुरक्षा है और संचार सुविधाएं सारी मौजूद है। आपात स्थिति में राष्ट्रपति को किसी भी सुरक्षित जगह तक पहुंचाने की इसकी क्षमता होती है। काम करने के लिए कार्यालय है अंदर, मीटिंग रूम है, मेडिकल सेंटर, सब कुछ, जिसको एक मूविंग व्हाइट हाउस इन दी एयर एक तरीके से कहा जा सकता है। और कैंप डेविड राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षित जगह बनाई गई है। इस सुरक्षा के लिहाज से सबसे गुप्त जगह है ये। छुट्टियां मनाने के लिए भी कैंप डेविड जाते हैं राष्ट्रपति और कई अहम बैठकों का, कई यहाँ पे ऐसे सम्मेलन, कोई बड़े वर्ल्ड लीडर्स आते हैं, उनको भी कैंप डेविड ले जाया जाता है। आपको ये भी बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति की सैलरी क्या होती है, तो उनकी सैलरी है 28 लाख रुपए हर महीने का और साथ ही भत्ता मिलता है 3.5 लाख रुपए हर महीना। मनोरंजन भत्ता भी उनको मिलता है 15 लाख रुपए हर महीना और रिटायरमेंट के बाद पेंशन होती है 14 लाख रुपए हर महीने का। महिलाओं की अगर हम बात कर रहे थे बीच में, तो अमेरिका में जो तेजी से मतदान चल रहा है सिर्फ धरती पर ही नहीं सीमित है, अंतरिक्ष में भी मतदान की व्यवस्था की गई है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष से ही वोट डालेंगी। वो नासा ने वोट डालने के लिए अंतरिक्ष में उनके लिए विशेष व्यवस्था कर रखी है। सुनीता विलियम्स और उनके सहयात्री बुच विलियम्स अंतरिक्ष से वोट डालेंगे। एक वोटिंग खास प्रक्रिया बनाई गई है जिसमें अंतरिक्ष से ही वोट पड़ेगा। तो ज्योत्सना जी बताइए, सुनीता विलियम्स, क्या लगता है आपको, उनकी पॉलिटिक्स क्या है और इस वक्त औरतों का रुझान किस तरफ है? क्या कमला वो वोट ले पाएंगी? सुनीता विलियम्स का वोट शायद कमला ले पाए, मैं ऐसा गैस कर रही हूँ, बट अगेन मेरा गैस वर्क है। और कहते हैं ना कि वुमेन पावर, कहीं ना कहीं सुनीता विलियम्स इस समय स्पेस सेंटर की इंचार्ज है, हेड है, और इसी तरह से शायद वो चाहेंगी कि एक महिला, पहली बार एक महिला यूएसए की राष्ट्रपति बने। तो हो सकता है, पर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं कमला हैरिस के साथ में। उन्होंने बहुत सारे कैंपेन्स किए हैं और बोला है कि वी आर वांटिंग, दे वांट टू मेक अ बेटर यूएस, यूनाइटेड, और आगे बढ़ाना है सबको। पर ये समझ में आज तक नहीं आया कि 4 साल से तो कमला साथ ही थी बाइडेन के, तब क्यों नहीं कुछ कर पाई। और मुद्दा ये भी है कि महिलाओं का भी, जैसा मैं पहले बोल रही थी, कि उनका भी कंसर्न है कि उनका पेचेक वो कटे ना ज्यादा, टैक्स डॉलर जो जाते हैं सबको बाइट करते हैं। तो जेंडर से ज्यादा अभी जेब की चिंता हो रही है महिलाओं को भी, जेंडर जस्टिस और सुरक्षा। आप ये देखिए ना, जब इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, यहाँ पर बच्चियों का रेप हुआ है, मर्डर्स हो रहे हैं, बचरिंग हो रही है, ये कौन बर्दाश्त करेगा? दिलचस्प बात है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो अभी इंडियन पॉलिटिक्स में भी जो नैरेटिव चल रहा है, सुरक्षा, घुसपैठ, आपकी जेब पे असर, इमोशन, ये सारे मंटोज जी वहां पे भी काम कर रहे हैं। पर भारतवंशियों का कितना रोल है इस इलेक्शन में, कितना डिसाइडिंग फैक्टर है उनका रोल होने वाला है भारतवंशियों का? अभी तक तो सब चुप बैठे थे। इनफैक्ट मैं काफी बातचीत करती रहती हूँ ट्रम्प कैंपेन के जो इंचार्ज पहले रहे 2016 में, शलभ कुमार, उनसे मेरी मुलाकात होती है, बातचीत होती है। अभी तक सब शांति चल रही थी। मैं ये सवाल पूछ रही थी कि ट्रम्प ने इस बार इंडियन अमेरिकन को कहीं लिया नहीं फोकस में, चल क्या रहा है। और हिंदू वोटर्स, जहां तक हम कहते हैं, देखिए 5.3 मिलियन वोटर्स इंडियन अमेरिकन हैं। सिमिलरली उसी ग्राउंड पे शायद हिंदू वोटर्स भी 4 to 5 मिलियन होंगे।
ठीक है। यहाँ पर, राइट? तो ऐसे ऐसे ग्राउंड पे ट्रंप ने अब तक कुछ किया नहीं था, लेकिन फिर लास्ट टाइम दिवाली पे अब एक ट्वीट आती है जो बांग्लादेशी हिंदूज को टारगेट करते आती है कि बिल्कुल, और वो बहुत ही अहम स्टेटमेंट था। क्या वो स्विंग स्टेटमेंट हो सकता है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे और भी ज्यादा विस्तार से, क्योंकि जो फाइनल लेग था उसमें डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट देना, इसके क्या मायने। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए इस वक्त रुकना पड़ रहा है। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि हमारी लगातार कवरेज TV9 भारतवर्ष पर जारी है। मैडम बनाम मिस्टर प्रेसिडेंट।